अच्छा था कि 90 दिन में नहीं कराए जाएंगे, लिहाजा उनका कहना था कि हमने इस मैटर को 184(3) में टेकअप किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले शुरू में जब ये मामला अभी आया था, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, या उससे पहले सदर पाकिस्तान ने जो डेट दी थी, तो वो डेट भी 90 दिन के अगेन कॉल इरफान कादर साहब की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जी, तो तब भी वो डेट जो थी 90 दिन के अंदर नहीं थी, 90 दिन के बाद थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर कर दिया है, और ये डेट भी 90 दिन के अंदर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट खा 90 दिन के अंदर आप डेट दें या 90 दिन के बाद दें, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, दोनों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये डेट सुप्रीम कोर्ट देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट दे कैसे दी? क्योंकि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175, जो मैं बड़े फ्रीक्वेंटली कोट करता हूं, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को ऐसा इख्तियार हासिल नहीं होगा जो उसको किसी आइन ने नहीं दिया, या किसी स्टैचूट ने या किसी कानून ने नहीं दिया। तो ये तो इख्तियार ही उनके पास नहीं है। तो उन्होंने ये इख्तियार अपने पास कैसे ले लिया है? मुझे तो ये बात पहले समझाए सुप्रीम कोर्ट और आप लोग, तो फिर तो मैं मान जाऊंगा कि ये ऑर्डर दुरुस्त है। लेकिन अगर कहें कि नहीं हम अपनी पावर, तो इनको तो ये कोई पावर नहीं है। तो मेरे नजदीक ये ऑर्डर जो है ये वॉइड ऑफ इश्यू है। हद से तजावुज है सर, हद से तजावुज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं नहीं नहीं, हद से तजावज नहीं किया, आइन को बल्कि रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया। आइन को रद्द करके तो उन्होंने ये फैसला दे दिया है। ना सिर्फ आइन को रद्द किया है, बल्कि उन्होंने 4 मेंबर बेंच को जो उन्होंने लिखा था कि जी वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4(3) है, उसको भी उन्होंने वायलेट किया है। और उसके अलावा वो वाले ऑर्डर्स जहां पे के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि आप क्राइटेरिया मुकर्रर करें 184(3) का, तब तक ये मामले जो है टेकअप ना किए जाएं, वो भी जुडिशियल ऑर्डर था, उसको भी वायलेट किया है। और जजेस ने ये भी कहा था, ऑर्डर्स दिए थे कि ये वन मैन शो है, तो वो ऑर्डर्स जो है उनको भी वायलेट किया है। और इतनी सारी वायलेशन, यानी स्टैचूट की वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस के जो फैसले हैं, जो कि लाजिम था इन पे कि वो उनको फॉलो करते, उनको भी वायलेट किया। और ये सारी चीज जो है, ये इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको हम इसीलिए कहते हैं कि ये ऑर्डर्स वॉइड अब इनिशियो है। और वॉइड अब इनिशियो ऑर्डर्स के बारे में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह के ऑर्डर्स जो है उनको फॉर्मल सेटिंग असाइड की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उनको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। आपने सर बड़े दबंग लहजे में कहा कि 14 मई को इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तो 14 मई के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर मान लिया सर? वो मान भी ले तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, अच्छा क्योंकि जी। इलेक्शन कमीशन जो है वो, उसकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। और जब वो अपना इख्तियार जो है वो एब्डिकेट कर दे सुप्रीम कोर्ट की फेवर में, तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। और ये 3 जजेस वो हैं जिनके बारे में के सीमिंग बायस जो है वो बहुत नजर आ रहा है इनका ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि इनके बारे में सारी पाकिस्तान की ऑपोजिशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कह रही हैं, बॉयकॉट कर रही हैं इनकी प्रोसीडिंग्स का। तो अगर सेम्बलेंस ऑफ बायस, तो क्या रिमोटेस्ट बायस भी हो, तो जजेस सुना नहीं करते इस तरह के मामले। तो एक ऐसा बेंच जिसने कि अपने आप को कंट्रोवर्शियल भी कर लिया, जिसने वर्ड ऑफ इनिशियो ऑर्डर्स भी किए, उनकी बात इतनी जल्दी मान लेना, और उस पे तो वो जो इंडिपेंडेंस एक होती है इलेक्शन कमीशन की, मैं समझता हूँ कि वो बहुत इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। क्योंकि कुछ अभी तो मैं उनका केस कर रहा था इलेक्शन कमीशन का, और मैंने तो उनको इतना स्ट्रॉन्ग किया था उस केस में कि मैंने एक पूरा कानून का हसार बांध दिया था कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस जो है किसी तरह से भी वो इम्पिंज अपॉन ना हो या वो इन्फ्रिंज ना हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जब फैसला आया तो अपने आप को इस तरह से सरेंडर किया, तो वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन
कैसे हम कह सकते हैं? उसको तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनसे ये तवक्को रखनी चाहिए कि उनको अपनी आईनी हैसियत का पता है और वो कानून को समझते हैं और आइन को समझते हैं। ये कोई बात नहीं है कि ये कह दिया जाता है कि जी हम वकील नहीं है। वकील का काम सिर्फ नहीं है, बल्कि लेजिस्लेटर्स और जो इलेक्शन कमीशन या इतने बड़े बड़े मनसबों पर फायज होते हैं, उनसे ये तवक्को की जाती है कि उनको आइन वकीलों से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि उनके ओहदे भी वकीलों से बड़े होते हैं। ओहदे भी वकीलों के बड़े होते हैं। सर एक चीज और वकीलों के फरमाइएगा, नहीं बड़े होते, वकीलों के नहीं बड़े होते, ओहदे इन लोगों के बड़े होते हैं वकीलों से, ये मैं कह रहा हूँ। जो इस जगह इसलिए पे इनको ये चीजें आनी चाहिए। इनको इन चीजों का पता होना चाहिए, आप ये फरमा रहे हैं। सर हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच का जो फैसला मुस्तरद किया है, जिस ग्राउंड पर फैसला मुस्तरद किया है, क्या वो दुरुस्त है? तौहीन अदालत का कितना खदशा है, कितने % चांस है कि तौहीन अदालत लग जाएगी? अच्छा, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल दुरुस्त मुस्तरद किया है। दूसरी बात यह है कि तौहीन अदालत की आपने बात की है, आप किसको तौहीन अदालत लगवाने जा रहे हैं? आपका इशारा पार्लियामेंट किसकी तरफ है? सर, जी वजीर आजम है, उसके बाद काबीना है, अब तो पार्लियामेंट ने भी कानून पास कर दिया कि मनन की लोड़ ही कोई नहीं है। हाँ, तो तौहीन अदालत को कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। जहां तक वजीर आजम का ताल्लुक है, काबीना का ताल्लुक है, तो वहां पर आर्टिकल 248 8 है, जिसमें कहा गया है कि अपने फ़राइज़ मनसबी में वजीर आजम और वफाकी वज़रा किसी भी अदालत को जवाबदेह नहीं है। वहीं पे बात खत्म हो जाए, तो इन्हें अदालत कैसे लग सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। और पार्लियामान अगर कानून बनाती है, तो वो कानून जो है उस पर कैसे तो इन्हें अदालत लग सकती है? वो नहीं लग सकती। हाँ, नहीं लग सकती। अच्छा, बिल्कुल तो नहीं लग सकती। ये जो अभी पार्लियामेंट में 3 रुकनी बेंच के खिलाफ और फुल कोर्ट की करारदाद मंजूर हुई है, पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को, काबीना को 3 रुकनी बेंच के फैसले से रोक दिया है कि आपको उस पर अमल दरामद करने की जरूरत नहीं है। इस पर क्या फरमाएंगे आप? देखिए, पार्लियामान जो है, अभी बैकग्राउंड देखें, उन्होंने एक कानून पास किया है। जी पार्लियामान की पूरी नीयत है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया जाए। यहाँ पे एक फर्द वाहद ने अपने आप को तो बहुत कर लिया है इंडिविजुअलाइज, यानी इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअलाइज कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअलाइज ना हो, बल्कि जो इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन में है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पार्लियामान एम्पावर करना चाहती है, और ये जो एक चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने उसी इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर दिया और जजेस को कहना पड़ा वन मैन शो। तो इसलिए ये कहना कि पार्लियामान जो कर रही है वो किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को नुकसान पहुंचा रही है, बिल्कुल नहीं। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इदारे को मजबूत कर रही है। मजबूत कर रही है, बिल्कुल ठीक है। सर मियां नवाज शरीफ ने 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजने का क्या है? क्या इस हवाले से आपसे कोई मुशावरत हुई है? और क्या फैसलों पर रेफरेंस भेजा जा सकता है? कामयाबी के कितने % चांस है सर? नहीं, मुझसे इस पे मुशावरत जो है वो मियाँ साहब ने तो नहीं की, जी लेकिन मुझसे आने वाले दिनों में बिल्कुल मुशावरत हो सकती है। जी और मेरे ज़हन में कोई उभाम नहीं है सारी चीज़ को देख के, क्योंकि मेरी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि एक्सट्रीम स्टेप जो है किसी भी जज के खिलाफ कभी ना लिया जाए। बल्कि जिन दिनों में मैं एहतसाब में प्रोसिक्यूटर जनरल था, तो तब भी मेरी कोशिश होती थी कि लोगों के खिलाफ केसेस ना बनाए जाए। अब भी मेरी बड़ी कोशिश है कि ये स्टेज ना आए, और जो गलतियां चीफ जस्टिस ने की हैं वो खुद ही उसको ठीक कर लें। लेकिन अगर वो इसी तरह से ये मामलों को परपेचुएट करते रहे, तो बावजूद मेरी कोशिश के ये मजबूरी होगी हम सब की कि फिर इनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो लाया जाए। कामयाबी के चांस कितने % है? मेरा ख्याल है कामयाबी जो है इसमें 100% होगी, लेकिन उससे पहले वो इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे देंगे, उसको फेस करने से बेहतर समझेंगे इस्तीफा दे दें? वो इस्तीफा फौरन देंगे, क्योंकि ये जो जज साहबान होते हैं ना, उस वक्त ये जब मिसकॉन्डक्ट के मामले आते हैं तो ये अपनी पेंशन को बचाते हैं। इनको बड़ी हेफ्टी पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद भी। ये कुर्सी पे हो या ना हो, इनको सारी जिंदगी पेंशन मिलती रहती हैं। तो पेंशन को बचाने के लिए फिर ये इस्तीफा दे देते हैं। और अगर रेफरेंस के बाद जाएंगे घर पे तो ये सब कुछ उनको जो अलाउंस है या वो नहीं मिलेंगे सर? जी, फिर वो उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा इससे। बिल्कुल ठीक। आपका सवाल सर जवाब बड़ा वाज़ेह हुआ, समझ हुआ, समझ लगती है कि वो क्यों जाएँगे। सर ये जो फंड बेंच ने देने का कहा है, अगर इन फंड्स को पार्लियामेंट मुस्तरद कर देती है, यानी काबीना मंजूर करती है और पार्लियामेंट इसके खिलाफ करारदाद मंजूर करती है,
तो क्या बेंच कुछ कर सकेगा फंड दिलवाने के मामले में? नहीं नहीं, ये बेंच वैसे भी नहीं कर सकता ना। इन्होंने जो किया, इन्होंने तो अपने सुप्रीम कोर्ट के ही बहुत सारे ऑर्डर्स को वायलेट कर दिया, और इन्होंने कोशिश ये की है कि एक माइनॉरिटी जजमेंट जो है उसको ये मेजॉरिटी जजमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके तो बहुत ही वीक फुटिंग पे है इस वक्त। ये इनकी जो लेजिटिमेसी है, ना सिर्फ कि लेजिटिमेसी इनकी जीरो है, बल्कि इनकी कानूनी हैसियत भी जीरो है। कानूनी हैसियत भी जीरो है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हम पार्लियामेंट में अक्सर देखते हैं कि बेंच आपको सुनना नहीं चाहता। पहले दिन भी आपको नहीं सुना, दूसरे दिन ही सुना, और फिर मजबूरन क्यों सुनना पड़ा? 2 दिन तो नहीं सुना, लेकिन तीसरे दिन सुनना पड़ा उनको। जी, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने तीसरे दिन मुझे सुना, और काफी सब्र के साथ सुना। जी। और मैंने तकरीबन जो जरूरी बातें थी वो मैंने उनके गोश गुजार आधे घंटे में कर दी थी। और मैंने उनको बता दिया था कि उनका जो पहला फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर जो है केपीके में डेट देंगे और सदर जो है वो पंजाब में डेट देंगे, मैंने उनको बताया कि वो फैसला बिल्कुल गलत है, और उसमें वजह बताई और कहा कि जहाँ पर के गवर्नर अपनी स्वाबदीद में कोई असेंबली डिसॉल्व करते हैं वहाँ पे वो डेट देते हैं, और ये असेंबली उनकी स्वाबदीद में डिसॉल्व नहीं हुई थी। और मैंने उनको ये भी बताया कि पीछे जो वाकयात हुए हैं वो बड़े रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये असेंबली